नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। फिर से एक बार वही मुद्दा, ईडी की दमनकारी नीतियां, कानूनी सलाह देने वाले एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट प्रताप वेणुगोपाल, AOR सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को सलाह देने की जुर्म में रेलीगेयर केस में आरोपी बना दिया गया। जी हां, आपने देखा कि 4 महीने पहले ईडी ने उनको समन जारी किया था भारी विरोध के बीच में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि समन वापस ले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसका स्वतः संज्ञान लिया, ईडी से सवाल पूछे, जवाब मांगे, चेतावनी दी, ईडी पीछे हट गई। लेकिन ठीक 4 महीने के बाद ईडी यह बताने को तैयार नहीं है कि उसको ऐसे क्या सबूत मिल गए कि उसने सलाह देने की जुर्म में वकील साहब को ही मुजरिम बना दिया। तो आइए पूछते हैं आज के इस एपिसोड नंबर 2 में कुछ असहज सवाल जो ईडी को अच्छा नहीं लगने वाला है। ईडी को तो खैर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ईडी तो समाज से, कानून से, अदालत सबसे ऊपर हो चुकी। विपरार्थक टिप्पणियों, तीखा प्रहार के बाद भी इसके कार्य प्रणाली में कोई अंतर नहीं आया। इसके मुंह खून का स्वाद लग चुका है। और फिर जब एक बार बाघ, शेर आदमखोर हो जाता है, उसे मानव रक्त का स्वाद लग जाता है, तो फिर वह कहां मानता है। तो कुछ ऐसा मुझे लगता है कि ईडी के साथ भी हुआ है। तो आइए करते हैं कुछ सवालों से शुरुआत आज के इस नए श्रृंखला की, जो ईडी के द्वारा वकीलों पर हमला किया जा रहा है, उसी कड़ी में। सवाल नंबर 1, ईडी ने जून में समन वापस क्यों ले लिया? इसी प्रताप वेणुगोपाल के खिलाफ, सीनियर एडवोकेट अरविंद दातर के खिलाफ। क्या उस व्यक्ति को अक्टूबर में आरोपी बनाने के लिए? क्या इसलिए कि एडवोकेट अदालत में खुद अपना बचाव नहीं कर सकते? क्या यह समन वापस लेने की प्रक्रिया किसी रणनीति का चाल था और उसके बाद प्लान्ड अटैक जुडिशियरी पर, एडवोकेसी पर, लोकतंत्र के न्याय के स्तंभ पर किया जाना तय था? यह ईडी के बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। सवाल नंबर 2, अगर एक कानूनी राय देना जो कथित तौर पर किसी नियमों के हेर फेर में मदद करती है, यह अपराध है, तो यह कहां रुकेगा? कहां जाकर रुकेगा? वकील कैसे काम करेगा? जब उन वकीलों पर मुकदमा चलाया जाएगा जो आरोपी का बचाव करते हैं, न्याय में बाधा डालने के लिए, जब उन वकीलों पर कार्रवाई होगी जो कानून की कमियां ढूंढते हैं और उन पर कर चोरी में मदद करने का आरोप लगाया जाएगा, तो भला न्याय क्या करेगा? सवाल नंबर 3, ईडी का दावा है कि अरविंद दातर, सीनियर एडवोकेट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और भारत सरकार की संस्था सेबी की तरफ से कई ऐतिहासिक मुकदमे लड़ते रहे हैं, उनकी राय को प्रताप वेणुगोपाल सीनियर एडवोकेट ने संपादित किया। इसे किसने संपादित किया? क्या वह वेणुगोपाल था? क्या यह मुवक्किल खुद था, क्लाइंट खुद था, या ये दातर खुद थे जो
अपनी कानूनी सलाह को और रिफाइन करने के लिए और परिष्कृत करने के लिए सामान्य क्रम में उसको एडिट किया। ईडी ने यह स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन बिना इस स्पष्टता के उन्होंने वेणुगोपाल को आरोपी बना दिया। सवाल नंबर 4, अरविंद दातार को आरोपी फिर क्यों नहीं बनाया? फिर उनको भी बनाते ना, जिनकी राय है, जो संपादित की गई, उन्होंने राय लिखी थी। अगर राय आपराधिक है, देखिए कंट्राडिक्शन, राय आपराधिक है तो राय लिखने वाला अपराधी कैसे नहीं हुआ? तो क्या उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए? या ईडी जानबूझकर चुनिंदा रूप से कुछ अन्य मानदंडों के आधार पर वकीलों को निशाना बना रही? करेंगे इस बात का भी खुलासा एपिसोड में, आप बने रहिए। सवाल नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2025 में वकीलों के रक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए स्वतः संज्ञान लिया था। वे दिशा निर्देश अभी तक जारी नहीं किए गए और 4 महीने बाद एक वकील को आरोपी बना दिया गया। अब मैं चीफ जस्टिस महोदय से पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि साहब वकील सुरक्षा के उन लुभावने वादों का क्या हुआ? सवाल नंबर 6, ईडी ने जून 2025 में एक ऑफिस मेमो जारी किया, एक परिपत्र जारी किया, जिसमें सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को, रीजनल डायरेक्टर्स को यह निर्देश दिया गया था कि वह ईडी के डायरेक्टर के बिना मंजूरी के धारा 132 के उल्लंघन में वकीलों को समन जारी नहीं करेंगे। स्पष्ट रूप से ईडी के इस लेटेस्ट कृत्य को देखते हुए लगता है कि ईडी अपने डायरेक्टर से भी ऊपर है। वो अपने डायरेक्टर की भी बात नहीं मानती, अदालत की तो नहीं मानती, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी बात नहीं मानती, वो एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल की भी बात नहीं मानती है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने ईडी स्थापना दिवस पर जाकर उनके फंक्शन में, उनके घर में उनको चिताया था। लेकिन नहीं जी, ईडी के अधिकारी इन सब से ऊपर हैं साहब। और इन तमाम दिशा निर्देशों के बाद वो वकीलों को आपराधिक मामलों का आरोपी बना देते हैं। और यहीं पे उठता है सबसे बड़ा सवाल। सवाल यह है कि अगर दशकों की प्रतिष्ठा वाले सीनियर एडवोकेट्स, भारत के हर एडवोकेट एसोसिएशन का जिसको समर्थन प्राप्त है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसके साथ हैं, ईडी के जिस व्यवहार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सदमे में चले जाते हैं और उसको खुले कोर्ट में अभिव्यक्त करते हैं, अपनी दर्द और पीड़ा को अंदर नहीं रखते, वो पब्लिक फोरम में लाते हैं, ऐसे लोगों को अगर निशाना बनाया जा सकता है तो इस देश में कौन सुरक्षित है भाई मेरे? कोई बचा? कैसे काम करेगा एक छोटे शहर का वकील? क्या होगा उसकी प्रैक्टिस का? संदेश साफ है, क्लाइंट की मदद मत करो। आंख मूंद करके अधिकारियों को मनमानी करने दो, उनके कार्य प्रणाली में खामियां मत निकालो, शक्तिशाली हितों के खिलाफ मुंह बंद रखो, व्यवस्था को चुनौती मत दो। तो साहब, अगर ऐसा ही होना है और ऐसा ही किया जाना है तो यह न्याय नहीं है, यह खुलेआम धमकी है, दिन दहाड़े डकैती है साहब।
और इस हालत में आपका क्या कर्तव्य बनता है? देश की जनता, देश के वकील भाई लोग, अब क्या करना चाहिए हम लोगों को? पहला, जो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का पुनः स्वतः संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और 4 महीने पहले जिस दिशा सुरक्षा दिशा निर्देश की बात हुई थी उसको लागू करना चाहिए। अब सिफारिशें नहीं, सफाई की जरूरत है। सलाहकारी परिपत्र नहीं चाहिए, बाध्यकारी नियम चाहिए। ऐसे बाध्यकारी नियम जो वकीलों को मुवक्किल की मदद में दी गई कानूनी सलाह के लिए उनको कोई जांच या मुकदमे में नहीं फंसा सके। चीफ जस्टिस महोदय, आप यह इंश्योर करेंगे क्या? दूसरा, अब वक्त आ गया है, मोदी जी से निवेदन है, संसद से निवेदन है कि अब आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन करना चाहिए ताकि वकील और मुवक्किल विशेषाधिकार की स्पष्ट रूप से रक्षा हो सके, देश में कानून का शासन कायम हो सके। कानून में स्पष्ट रूप से कहना होगा, जोड़ना होगा, लिखना होगा कि कानूनी राय, कानूनी सलाह और वकील और क्लाइंट के बीच में जो बातें हुई हैं वह मुकदमे का आधार नहीं हो सकते साहब, जब तक कि वकील ने खुद स्वतंत्र रूप से कोई आपराधिक कृत्य न किया हो सलाह देने के लिए। तीसरा, ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर ईडी जून में समन जारी किया जो कानूनी रूप से वैध नहीं था, इसलिए उन्हें वापस लिया गया, तो वो कौन से अधिकारी थे? उन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? और फिर वो कौन से अधिकारी कि जिस केस में समन वापस ले लिया गया, आपने अक्टूबर में उसी व्यक्ति को आरोपी बना दिया? इसका जवाब तो किसी न किसी को देना होगा। इस व्यक्ति को जिसने यह सीनियर एडवोकेट को आरोपी बनाया है, किसने अधिकृत किया था साहब? इस आरोपी बनाने के पीछे का तर्क क्या है? कानूनी आधार क्या है? सबूत क्या है? या उन्होंने सोचा वो सर्वे सर्वा हैं, वो जो चाहें वो कर सकते हैं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी गलत बता दिया साहब। चौथा, कानूनी समुदाय को एकजुट होना होगा। अभी भी देखिए, कानूनी समुदाय कंफ्यूजन में, उसको इस घटना की बात पता नहीं चली है। वह मान के चल रहा है कि समन वापस हो गया एंड दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। लेकिन मैं आपको शिद्दत से खुलेआम बताना चाह रहा हूं, बात उससे कहीं ज्यादा संगीन, संवेदनशील और खतरनाक हो गई। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं हर बार एसोसिएशन, हर सीनियर एडवोकेट, हर युवा वकील से यह अपील करता हूं कि एक आवाज में बोलिए। हम किसी भी कीमत पर कानूनी पेशे की स्वतंत्रता से समझौता नहीं होने देंगे। गलती मत कीजिए। मैं वकील भाइयों से भी यह निवेदन कर रहा हूं, गलती मत कीजिए, लेकिन निडर होकर काम जरूर करिए, नहीं तो नागरिकों को इस देश में न्याय नहीं मिल पाएगा। अगर वकील को आज चुप रहने के लिए डराया जा रहा है और वह डर गया यह समाज, तो मौलिक अधिकार कागज पे बेमानी शब्द बनकर रह जाएगा, संविधान मर जाएगा। अगर आप ईमानदार कानूनी सलाह देने से आपराधिक मामले में फंस सकते हैं, तो समझ लीजिए इस देश से कानून का शासन खत्म हो गया साहब।
यह लड़ाई केवल प्रताप वेणुगोपाल के बारे में नहीं है। यह रेलीगेयर या ईसॉप्स या कॉर्पोरेट लड़ाइयों के बारे में नहीं है। यह लड़ाई है कि क्या भारत देश एक ऐसा देश रहेगा जहां वकील बिना किसी डर से कानून का अभ्यास कर सके। इस बारे में क्या आप ईमानदार कानूनी सलाह दे सकते हैं, ले सकते हैं? अगर आप जिसको ईमानदार कानूनी सलाह की जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है, और वह आपको बिना डर बिना भय के नहीं मिलती है, तो निसंदेह हमारे देश के न्याय व्यवस्था की नींव खतरे में है साहब। ईडी ने एक बार समन वापस लिया क्योंकि पूरा देश चेक उठा था, देख रहा था, लेकिन अब उसी वकील को फिर से आरोपी बना दिया। इस दांव पर हम किसी और गफलत में अगर रह गए तो हम समझ लीजिए काम से हमेशा हमेशा के लिए गए। हम अब भी देख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि यह अन्याय का दौर यहीं खत्म होगा या कितनी दूर तक जाएगा? इसे कौन रोकेगा? उस आखिरी सवाल का जवाब है, इसे कौन रोकेगा? हम सब, वकील, जज, पत्रकार, लेखक, विधायक, सांसद, वो पूरा वर्ग, वो पूरी बिरादरी जो कानून के शासन में जीते हैं और विश्वास करते हैं। वाह, अगर यह दौर जारी रहा कि जांचकर्ता जज की भूमिका में आ जाए, तो भारत उस खतरनाक क्षेत्र में, उस दौर में पहुंच चुका है जहां से वापसी संभव नहीं। कार्रवाई करने का समय अभी है साथियों। देर होने से इस देश में वकील का पेशा नहीं रह जाएगा, बल्कि एक खतरनाक व्यवसाय बन जाएगा। और ऐसा हो उससे पहले जागो। और जब खतरनाक व्यवसाय ही करना है तो वकील किताबों के सहारे क्यों लड़े साहब? वह भी हथियार उठा ले फिर वह कानून की दलीलों के सहारे क्यों लड़े? वह भी गोलियों से लड़े। मैं इसी बात का आह्वान करता हूं आप सब साथियों का, और आपके विचार भी इस विषय पर जानना चाहता हूं। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जाने से पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान का मामला वकीलों के रक्षार्थ फिलहाल लंबित है। इस विषय में सीनियर एडवोकेट प्रताप वेणुगोपाल को अब तक नहीं सुना गया है। तो ऐसी हालत में क्या यह माना जाए कि आज सब कुछ यहीं खत्म हो रहा है? आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।